अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कि एक वक्त था कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सितारा उरूज पर था, वो हुकूमत में थे और जलसे कर रहे थे। उनकी हर तकरीर का मौजू यही होता था कि उनके मुखालिफिन चोर और डाकू हैं जिनसे वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये उनको हर केस में रिलीफ मिलने के बाद नारा लगाते थे कि उनको NRO दे दिया गया है। लेकिन आज वही चेयरमैन PTI जेल में है और महज 1 माह के कम अरसे की कैद काटने के बाद NRO या किसी डील की तलाश में है। इस डील के पस मंजर में कहानी यह है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आजकल साबिका खातून अव्वल और चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी किसी दोस्त मुल्क के सफीर से मुलाकात की खबरें गर्म है और बताया जा रहा है कि वो दोस्त मुल्क कतर के सफीर से बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI के हवाले से मुलाकात की और दरख्वास्त की है कि वो बानी PTI को रिलीफ दिलाने में किरदार अदा करें। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने इस रिलीफ के बदले में दोस्त मुल्क के सफीर को ये यकीन दहानी कराई है कि चेयरमैन PTI बाहर जाने को भी तैयार है, यानी मुल्क से बाहर जाने के लिए रेडी हैं। 2 रोज कबल PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट करते हुए बताया था कि चेयरमैन PTI बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। उन्होंने तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने पर बयान देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से NRO मांग रही हैं? तर्जुमान PDM का कहना था कि गुज़श्ता रोज एक तहकीकाती सहाफ़ी की खबर ने चेयरमैन PTI का असल चेहरा बेनकाब किया था। बुशरा बीबी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिली? बुशरा बीबी ने इस अहम शख्सियत को यह भी कहा कि चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाने को तैयार है, जिसके बाद गुज़श्ता रोज उन्होंने 2 और ट्वीट्स की जिनमें उनका कहना था कि चेयरमैन PTI की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है, वो डेमोक्रेट नहीं हिपोक्रेट हैं। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के जरिए NRO की डील में मसरूफ है। कल तक NRO नहीं देने की गर्दान करते हुए नहीं थकते थे, आज खुद NRO की भीख मांग रहे हैं। हमेशा जिम्मेदारी के साथ मौक़िफ़ दिया है और बुशरा बीबी की मुलाकातों की CCTV फुटेज भी मौजूद है। ये दावा हाफिज हमदुल्ला कर रहे हैं और दोस्त मुल्क का ख्याल ना होता तो CCTV फुटेज दिखा देता और मुल्क और शख्सियत का नाम भी बता देता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चेयरमैन PTI पहले कई ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर चुके हैं। हाफिज हमदुल्ला ने जिस सहाफ़ी की जानिब इशारा किया, उनकी इस खबर को कोट किया, एक निजी न्यूज़ चैनल से मुंसलिक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नईम अशरफ भट्ट थे, जिन्होंने अपने व्लॉग में इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी की किसी अरब ममालिक की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें चेयरमैन PTI मुलाकात का महवर रहे हैं, मुलाकात का एजेंडा रहे हैं। वो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी का बयान भी ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मुल्क का नाम बताया और ये भी दावा किया है कि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि दोस्त मुल्क ने मदद से इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस तरह की बात की और कहा कि मुस्लिम हुक्मरान ने मुझे कहा कि आपके सियासतदान जब फंसते हैं तो हमारे दरवाजे पर मिन्नतें करते हैं, जब ये सियासतदान पुरसुकून हो तो ये अपनी कौम और हमारा एहसास नहीं करते। अब इस सारे मामले पर ये खबर देने वाले सहाफ़ी ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, तजियाकार है नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्योंकि आपकी खबर है, आपसे बेहतर इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। ये कहेगा कि आपने दावा किया था कि बुशरा बीबी की इस्लामाबाद के रेड जोन में एक 5 स्टार होटल के अंदर बरादर इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ये कहिएगा सर कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और क्या ये कोई प्लान्ड मुलाकात थी, पहले से तयशुदा थी? बहुत शुक्रिया। प्लान्ड इसको बहुत ज़्यादा पहले का प्लान नहीं कह सकते। इस तरह ज़रूर हुआ कि वो शख्सियत जो हैं वो स्पेशली इस काम के लिए पाकिस्तान में नहीं आए थे। वो क्योंकि उनका बिज़नेस है LNG का, वो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो वो उन्होंने आना था, वो आए हुए थे। तो आप कह लें कि खान साहब के चंद जो कुछ 1-2 लोग हैं जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे और अभी हैं, वो उनमें शामिल हैं। अगरचे आपको पता है, जैसा आपने दिखाया ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे हैं कि जो खान साहब हैं उनके ताल्लुकात काफ़ी मुल्कों से ख़राब रहे। बहरहाल वो शख्सियत जो हैं उनसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अच्छे ताल्लुकात थे PTI चेयरमैन के। तो वो जब पाकिस्तान में थे तो बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात तय हुई और ये हुई रेड जोन इस्लामाबाद के बिल्कुल उसके एडजेसेंट कह लें या उसी का हिस्सा कह लें, वो 5 स्टार होटल जो है वहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। तो वो वहाँ पर एक ऐसा कह लें कि फर्स्ट फ्लोर में ऐसा एक एरिया है जो VVIPs के लिए होता है, वो वहाँ ठहरते हैं, फॉरेनर्स भी। उसके साथ एक रेस्टोरेंट है, वो आम आदमी की वो पहुंच से दूर है, किसी को बाज़ का तो लोगों को उसका पता भी नहीं है।
वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। ज़ाहिर यही किया गया था कि ये एक इत्तफाकिया कोइंसिडेंस है, इत्तफाकिया मुलाकात है, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि वो ज़ाहिर है उधर और भी लोग हो सकते हैं, और आप अगर ज़ाहिर है एक बंदा तो पहले मौजूद था, दूसरा आया, उन्होंने कहा वो आप भी इधर मौजूद हैं, तो बैठ के बात हो गई। लेकिन ये पहले का तय था और ये बात बिल्कुल खान साहब की ही हुई। ये प्रॉब्लम इस वक्त ज़रूर है पीटीआई चेयरमैन को कि उन्होंने दोस्त कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, अगरचे अवाम में वो मकबूल हैं, उनका बहुत ज़्यादा कह लें कि इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा मकबूल होंगे, लेकिन इंटरनेशनली उन्हें थोड़ा सा मसाइल, और फिर वो लोग जो जैसा कि मैं फिर कोट करूँगा ताहिर अशरफी साहब को, उनका भी इंटरव्यू हम ही ने किया, और इसीलिए किया कि जब ये ख़बर सामने आई फिर उस पर तस्दीक मोहर की तर्जुमान पीडीएम हाफ़िज़ हम्दुल्ला ने, तो फिर क्योंकि मोस्ट सूटेबल बंदे जो थे और हैं वो ताहिर अशरफी साहब हैं। आपको पता है कि वो नुमाइंदा ख़ुसूसी रहे हैं मिडल ईस्ट के लिए, ना सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट में, बाद में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, फिर भी वो नुमाइंदा ख़ुसूसी थे। तो वो एक मोस्ट रेलिवेंट बंदा है जिसके अरब दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी आपको एक अहम बात बता दूँ, इस वक्त भी वो सऊदी अरेबिया में हैं, आज वो जद्दा में पहुँचे हैं। तो ये उनका लेवल है, वो ताल्लुकात। तो मैंने जब उनसे हम पहुँचे और पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने एक और शख्सियत का बता दिया। हम तो अभी जो चंद रोज़ पहले की मुलाकात का कह रहे थे, उन्होंने बताया कि एक अहम शख्सियत जो इस वक्त भी बड़े मनसब पर फायज़ हैं और इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जो हैं उन्होंने भी कोशिश की और अच्छे लेवल पे कोशिश की। तो उनको आगे से ये रिस्पांस आया कि क्या आप पीटीआई चेयरमैन की गारंटी देंगे। ये प्रॉब्लम है असल जगह, गारंटी देना मुश्किल हुआ है। और वो फिर उस शख्सियत ने जो इतने अच्छे दोस्त हैं, मनसब पर भी हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता। फिर ताहिर अशरफी साहब से हमने पूछा यही हवाला दे के, ये मीटिंग का बुशरा बीबी वाली, तो हमने कहा कि अगर वो नहीं तो क्या घर से अगर कोई करीबी अजीज़ जो हैं या अजीज़ा जो हैं उनकी अगर गारंटी वो मान लेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि वो तो फिर उनकी मर्ज़ी है, दूसरे जो हैं साइड की, कि वो गारंटी ऐसी मानते हैं या नहीं। मसला इस वक्त ये है कि लोग चाहते हैं कि किसी हद तक सेटिंग हो जाए, वो चाहे इंटरनेशनल ज़राए से हो या लोकल कोई शख्सियात हों। और सेटिंग आपको पता है कि बातचीत उनकी, वो ख़ुद भी कहते रहे, इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं भी, जेल में जाने से पहले भी करना चाहते थे, अब भी। लेकिन गारंटी और ज़मानतों का मसला है कि इतना आसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को कोई जमानती नहीं मिल रहा है, मतलब एज फार एज दिस सेटिंग इज कंसर्न्ड। अब सेटिंग की इस्तिलाह को भी वाज़ेह कीजिएगा कि सेटिंग से मुराद वही है जिसको एनआरओ कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई थी, ये उनकी अपनी फरमाइश पे हुई थी, यानी ये फरमाइश उन्होंने की थी कि मैं आपसे मिलना चाहती, और एजेंडा चेयरमैन पीटीआई होगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखें वो मैं आपको बताया कि वो इसलिए तो यहाँ आए नहीं थे, वो उनका बिज़नेस है, वो आते रहते हैं, वो अपने ही काम से आए थे। लेकिन देखना तो ये है कि ज़रूरतमंद कौन है, और ज़रूरतमंद ही दीवाना होता है, और वो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो साहब जो हैं वो आते रहते हैं, वो एक टॉप बिजनेसमैन है, रॉयल फैमिली से हैं, मिनिस्टर रहे हैं उस मुल्क के, तो उनको तो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन मसला ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक ये भी इशू है। ज़मानती तो बात की बात है, पहले जो CBMs हैं वो भी ज़रूरी हैं कि वो कैसे होंगे। अब आप ये आपको एक और मैं खबर बता दूं जो ग़ालिबन महीना पहले हम ही ने वो की थी। 3 लोग जिनको मैं ख़ुद तीनों को मिला, अच्छी तरह जानता हूं, उन 3 लोगों के ज़रिए, अभी पीटीआई चेयरमैन जेल में नहीं गए थे, उनके ज़रिए दूसरी साइड से रब्ता हुआ कि आप पीटीआई चेयरमैन से बात कराएं हमारी, और बात करें। वो उन तीनों में एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक साहब भी बड़े ओहदे पर थे, मैं कहना नहीं चाहता, तो एक मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये 3 लोगों को कहा गया कि आप ये करें। अब आप हैरान होंगे,
आम तौर पर जब इस बड़े लेवल पे कोई किसी को कहता है तो वो ऑनर फील करता है, वो कहता है बिस्मिल्लाह जी, वो 2 हाथ आगे होके करता है। लेकिन तीनों ने इनकार किया और वजह ये थी कि वो इसमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहते थे कि एतमाद नहीं है, गारंटी वो नहीं दे सके। उन्होंने कहा आप डायरेक्ट ही मिल लें। तो ये एक बात आप ये समझ लें कि वो हर लिहाज से, वो चाहे वो महीना पहले ये वाला कोशिश हो, दूसरी साइड से ये वाली कोशिश, चाहे अब वो बुशरा बीबी की मुलाकात या ताहिर अशरफी साहब जिस बड़ी शख्सियत का कह रहे हैं कि उनके ज़रिए हुई, वो अब भी एक बड़े मनसब पर हैं। तो ये तीनों के एक बात क्लियर होती है कि बहरहाल कोशिशें हो रही हैं कि, और हल भी एंड यही है, एंड यही होना है। वो चाहे 2 मुल्कों के दरमियान कोई कशमकश हो, कशीदगी हो, चाहे वो मुल्क के अंदर हो। और हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल और माजी करीब की वो मियाँ नवाज शरीफ की दूसरी डील थी। पहली तो चले मुशर्रफ साहब, वो बड़ी क्लियर, लेकिन दूसरी भी जो जिस वक्त वज़ीर आज़म खुद चेयरमैन पीटीआई थे कर दी। बट साहब देखिए, एक बात तो इस्टाब्लिश हो गई कि ये तय है कि कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से को बीच बचाव कराया जाए। अब जाहिर है आपने कहा कि ज़रूरतमंद पार्टी इस वक्त कौन है, तो इस वक्त ज़रूरतमंद तो वही है जो अटक जेल में है या जो नहीफ व नज़ार है, ये जिनके लिए बुशरा बीबी बताती है कि हालत अब बड़ी कमज़ोर हो गए हैं। तो ये कहिएगा कि इस वक्त अच्छा, इसको फिर एनआरओ ही कहेंगे, और जो ज़रूरत है वो क्या है, मतलब उसके लिए क्या ऑफ़र की जा रही है कि क्या हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, जलावतनी भी मंजूर है, क्या जो सामने रखा जा रहा है टेबल पे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ज़बरदस्त जर्नलिस्टिक क्वेश्चन। पहली बात ये है कि जो ज़रूरत का एक बात और समझ लें कि फ़ौरन जो डिग्निटी है उसको तो ज़रूरत नहीं, लेकिन इधर बहरहाल पीटीआई के अलावा भी बाकी लोगों को ज़रूरत है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और दिन ब दिन, और आज आपने देखा बड़ी मंदी रही स्टॉक एक्सचेंज में और डॉलर रुक ही नहीं रहा, तो ये भी एक दबाव है साहबे जो इख्तियार हैं उनके ऊपर भी। तो ये हर तरफ से ज़रूरत इस वक्त तो है, क्योंकि मुल्क का अगर सोचना है तो वो बीच बचाव होना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इसको एनआरओ या डील या जो भी, अब ये नाम भी ज़ाहिर है, इसको पीटीआई चेयरमैन खान साहब ने खुद ही इतना वो बदनाम किया हुआ है, इतना ज़्यादा इसको नाम दिया हुआ है। तो वो बिल्कुल इसको अगर वो सेटिंग होती है तो वो बहरहाल ये नाम तो होगा। और दूसरी बात जो मुल्क से बाहर वाली आप कह रहे हैं, एक सोर्स ने ये हमें बताया, मैंने उसमें अपनी खबर में भी ये कहा था, लेकिन इसको उतनी कंफर्मेशन अभी नहीं कह सकते, क्योंकि बहरहाल खान साहब की तरफ से जब भी कोई उनको मिल के आता है, वो चाहे उनके फैमिली के हों चाहे उनके वकला हों, तो वो यही कहते हैं जी खान साहब पक्के हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो खुद भी कह के गए हैं कि मेरा तो बाहर कुछ नहीं है, मैं इधर ही रहूँगा। लेकिन एक सोर्स ने ये ज़रूर कहा कि उन्हें ये भी कहा गया है कि वो बाहर जाके और वो खामोश भी रह सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अच्छा, बात का एक और चीज़ भी है, जैसे मियाँ साहब नवाज शरीफ का जो मामला था दूसरी डील, वो सबको पता है, उसमें शहबाज शरीफ और कुछ बिजनेसमैन, कुछ और बड़ी शख्सियात, वो भी हम उस वक्त एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट्स करते रहे, उसको रिपोर्ट करते रहे। उसमें भी बाज़ मियाँ साहब से 2 हाथ आगे बढ़ के भी शहबाज शरीफ जो हैं वो डील की तरफ बात करते थे। और आपको पता है कि छोटे मियाँ साहब जो हैं उनकी हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं साहब इख्तियार से। तो इसलिए हम ये ज़रूर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है खान साहब इतने राज़ी अभी ना हों जितना कि उनको राज़ी कराने की, या जो बाहर बात कर रहे हैं वो 2 हाथ आगे जाके कहते हों कि वो उनको मना लेंगे या वो राज़ी हैं बाहर जाने को। हो सकता है वो अभी ना हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। नहीं बट साहब, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला मामला डिस्कस किया, तो क्योंकि आप उसको रिपोर्ट करते रहे, ये फैक्ट सारे स्ट्रेट है आपके सामने। उस वक्त जो ऑफर्स रखी जा रही थी उसमें पहली ऑफर ये थी कि आप के पास लंदन का रास्ता है, तो दूसरी तीसरी चौथी वाकिफान हाल बताते हैं कि वो ऑप्शंस लेने का वक्त ही नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, पहली ऑप्शन ही कबूल है। यहाँ पे जो दूसरी पार्टी अगर ऑफर कर रही है तो ऑप्शंस क्या हैं, को 1 2 3 मतलब नंबर्स में कितनी ऑप्शंस है? और उसमें जैसे आपने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से खबरें तो यही आती हैं या पोज ये किया जाता है कि वो उनका हौसला बड़ा बुलंद है, अज़्म बड़ा बुलंद है, वो टूटे नहीं हैं बल्कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुए और बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। वो अभी क्या सोच रहे हैं, या वो माइंड रीडिंग क्या है उनकी तरफ? अच्छा, ये बात बिल्कुल एक फ़र्क आपको समझना हमें चाहिए कि बहरहाल मियाँ साहब से खान साहब का फ़र्क है वो पब्लिक में सपोर्ट जो है। मियाँ साहब के वोट थे, अभी भी शायद हों,
और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे जब वो जेल में थे। इवन 2018 में वो जो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ, वो उनकी मकबूलियत ही है, जो भी था वोट उनका है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जैसे लोग निकलते हैं या बिल्कुल कह लें कि एक खामोश सपोर्ट भी होती है, जैसे इस वक्त पीटीआई की है। अगरचे वो बाहर नहीं निकलते, डरते हैं, कुछ उनके लोग जो है वो गिरफ़्तार हैं, लेकिन एक जो सीना बसीना या चाहे सोशल मीडिया कोई भी ज़राए कह लें या इधर हम अगर बाहर निकलें लोगों से पूछें तो वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है खान साहब की, वो मियाँ साहब की नहीं थी। मियाँ साहब कई दफ़ा कह चुके कि मनु कहते सी कि कदम बढ़ाओ और मैं मुड़ के देखा तो पीछे कुछ नहीं। वो ये अक्सर वो पंजाबी में भी उर्दू में भी मैंने उनके कई ऐसे ही देखे हैं, ख़ुद रिकॉर्ड किया। वो कहते थे कि मैं पीछे मुड़ के देखता था कोई नहीं। खान साहब को जो सपोर्ट है शायद वो अभी तक उनको वो ज़िंदा रखे हुए है, वो पुरसकून है जैसा कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो उनको मिल के आते हैं। तो ये एक फ़र्क है और इसी फ़र्क से ही जो है आप कह लें कि शायद मामलात यहाँ पर जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि दबाव जो मुल्क के हालात इकॉनमी है, इकॉनमी का दबाव भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और हम खुद हैरान हैं कि हमने भी अपनी होश में ऐसे हालात नहीं देखे कि इतनी जल्दी जो हैं वो बिगड़ी जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। सोचा था कि शायद ये कोई अभी जैसे अभी ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा ये फैसिलिटेशन कौंसल अगर चल गई, इसको डिलीवर कर लिया तो शायद इलेक्शन की तरफ भी ना जाएं, लेकिन वो अब देखना ये है कि वो हो नहीं रही डिलीवरी और वो सबसे बड़ी निशानी जो है वो डॉलर है उसके साथ इज कंसर्न। तो अगले महीने सऊदी क्राउन प्रिंस भी पाकिस्तान आ रहे हैं, गो के वो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत उन्हें करना है, लेकिन 4-6 घंटे पाकिस्तान में भी रहेंगे और बहुत सारी ब्रीफिंग्स भी होंगी फंडिंग के हवाले से भी, और मुल्क में इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो उस दौरे को कैसे देख रहा है? जी बिल्कुल अहम है, लेकिन वो जो आपने उसमें बताया है कि वो क्योंकि उन्होंने उधर जाना है और आपको पता है पाकिस्तान के वो हर मुश्किल वक्त में और आजमाए हुए बेहतरीन दोस्तों में हैं सऊदी अरेबिया। तो ये पाकिस्तान आपको पता है नाराज़ भी हो जाता है कि जब कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दोस्त मुल्क हो, उसकी अहम शख्सियत डायरेक्ट इंडिया चली जाए, तो ये इसको मेरा ख्याल है उतना वो नहीं करते। ये समझ लें कि इंडिया क्योंकि जाना है तो पाकिस्तान को नाराज़ नहीं कर सकते, उनको बीच में चंद घंटे वो मिल के ज़रूर जाएंगे। ये मैं समझता हूँ ये भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी की एक किसी हद तक कह लें कि कामयाबी, या उनका कह लें कि वो अभी भी इतने वो कह लें कि मेहरबान हैं और पाकिस्तान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात को ज़ाहिर करने के लिए वो आ रहे हैं। अदरवाइज़ वो डायरेक्ट कई मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क ही हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं इंडिया, उन्हें कोई गरज नहीं पाकिस्तान बीच में आने का। जस्ट टू सम इट अप, देखिए आज अगस्त का आखिरी रोज़ है, आज 31 तारीख है और कल से सितंबर शुरू हो रहा है, और सितंबर को हमारी सियासी तारीख में कभी सितमगर भी कहा जाता है। तो आपको लग रहा है कि सितंबर बड़ा क्रूशल होने जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अब आप आखिरी स्पेल कराएंगे अपना, उसमें कुछ क्या क्लीन बोल्ड करने की सलाहियत रखते हैं, कुछ विकेटें उड़ाने की सलाहियत रखते हैं, और क्या वो फिर नैब तरामीम केस के हवाले से भी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और फिर ये जो डील और ढील वाला मामला चल रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट? ज़रा क्विकली कहिएगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है जी। ये बड़ा अच्छा, सितंबर को सितमगर कहने वाले वो तो अब गायब हैं, शेख रशीद साहब वो एम ही करते हैं, लेकिन बहरहाल एक ये है, और तकरीबन ये भी कोई महीना पहले हमने रिपोर्ट किया था कि फ़ाइलें खुल रही हैं। उस वक्त लोगों ने समझा, अभी शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म थे, कि ये पता नहीं क्या बात है, लेकिन अब देखें खुलना शुरू होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और उसकी वजह है कि PTI जो है वो सियासी खरीफ है, तो फ़ाइलें इधर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग करता है, शायद हक़ान नवासी ओपन कहते हैं। तो अगर ये करना है तो फिर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या और PDM है, उनको इतना आसान नहीं होगा नाराज़ करना, अगर PTI भी नाराज़ है। तो ये तो असूल हैं कह लें कि लड़ाई के या जो भी, कि एक वक्त में आप ज़्यादा जो है वो मुहालफ या दुश्मन या जो भी कह लें वो आप नहीं बनाते। इसका एक शायद फ़ायदा हो जाए जो PDM है या पीपल्स पार्टी, लेकिन ये इन इदारों को कहा ज़रूर गया है आज से काफ़ी दिन पहले कि आप इनकी चीज़ें देखें, और कुछ पीपल्स पार्टी की शायद खुल भी रही हैं, लेकिन बहरहाल वो भी पूरी कोशिश में हैं कि वो अपनी जो मेहरबानियाँ हैं या खिदमत है वो याद करा रहे हैं, याद कराते रहें, और शायद ये रुक भी जाए, लेकिन ये खैर सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब के लिए।
सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त इंतखाबात के मामले पर मुस्तरद की है। इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर भी है। बयान जाहिर किए जा रहे हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में इंतखाबात की कोई तारीख भी दे सकता है। इसमें किस हद तक सदाकत है, इसकी लीगल ग्राउंड्स क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त इस दौराहे पर मौजूद है जहां एक तरफ तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है तो दूसरी जानिब सियासी जमातों की जानिब से भी जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये हकीकत है कि निगरां हुकूमत जितनी भी मजबूत की ना हो, लेकिन मुंतखब हुकूमत जैसे फैसले लेने का इख्तियार नहीं रखती। यही वजह है कि चंद दिन की निगरां हुकूमत अवाम और ख्वास दोनों के लिए दर्द सर बनी हुई है। बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें, अवाम का गुस्सा आसमानों को छू रहा है। मुल्की हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और निगरां हुकूमत मुतअद्दिद इजलासों के बाद भी ताहाल कोई फैसला नहीं ले पा रही। इलेक्शन कमीशन इस वक्त चारों अतराफ से दबाव और घेराव का शिकार है। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस की समाअत हुई जहां अदालत की जानिब से वकील इलेक्शन कमीशन की खासी सरजनिश की गई, को मुस्तरद कर दिया गया। आज दौरान समाअत एक मौके पर तो अदालत की जानिब से यह तक कहा गया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को यह भी बावर कराया कि आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इन्हिराफ या तजावुज नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज़ किया था। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आइनी दरखास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। मुमकिन है मुस्तकबिल में अदालत इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोजीशन ले, और अदालत की जानिब से यह कहना कि केस नजर सानी का है, इसका दायरा महदूद है, कोई हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन मुस्तकबिल में अदालत इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ पोजीशन जरूर ले सकती है। वाज़ेह करता है कि मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन के लिए खासी मुश्किलात आने वाली हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का मरतकब करार दे सकती है, जिसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इसके इम्कानात भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का मूड देखते हुए आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन मुसलसल सियासी जमातों से इलेक्शंस के लिए मुशावरत में मसरूफ है और तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुकर्ररा वक्त के अंदर ही इलेक्शंस कराने की राय आने के बाद उनके पास भी रास्ते महदूद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। ये बात उन्होंने ANP और BNP के वफूद से मुलाकात के दौरान की है, जिसके बाद ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शंस कराने की बात की। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक मामले खुसूसी वज़ीर आज़म इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से मुस्तरद की गई है। क्या इसके बाद जो PTI दावा कर रही है कि तौहीन अदालत लग सकती है इलेक्शन कमीशन पे, क्या इसकी चांसेस या इम्कानात मौजूद है? देखिए, इस फैसले की जो आज आया है सुप्रीम कोर्ट के, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पहले ही फैसला दे चुके थे कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो तो हुए नहीं है। अब ये जब 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो उनका ऑर्डर को मान भी नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने भी उनको ऑर्डर सच नहीं माना था और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, हमारा यही व्यू था कि डेट देना सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। उस दौरानिए में इलेक्शन कमीशन को पता नहीं किसने एडवाइस की कि आप ये रिव्यू फाइल कर दें, आप बैल मुझे मार। उन्होंने ये रिव्यू फाइल कर दिया। हालांकि मेरी इलेक्शन कमीशन का वकील मेन केस में मैं था और चीफ जस्टिस मुझे सुनना भी नहीं चाहते थे, और मैंने चीफ जस्टिस को क्लियरली कह दिया था कि अगर वो मुझे नहीं सुनना चाहते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं वहां खड़ा रहूं, और मैं माजरत करके चला गया था। लेकिन दूसरे दिन फिर इलेक्शन कमीशन के सारे करते धरते मेरे पास आए, इनके सेक्रेटरी साहब भी आए, इनके पूरा स्टाफ आया। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं जी आप पेश हों। फिर अगले दिन मैं पेश हुआ, मैंने ये सारे केस में बहस भी की भरकैफ। वो वहां पे यही बात हुई कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है, और इसी इशू पर 4 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो पहले ही कह चुके थे कि ये मामला जो है, चूंकि हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के देखने का नहीं है,
जबकि ये 3 जजेस का ख्याल था कि नहीं, ये हम सुन सकते हैं। आपस में भी जो मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जो इससे डील कर रहे थे इस इलेक्शन की डेट के मामले से, वो भी, उनका भी व्यू इस चीफ जस्टिस के बेंच के खिलाफ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये तो एक 3 जजेस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट जो इसमें बना था वो तो 4 जज थे, उन्होंने तो इसको माना भी नहीं है। लेकिन इरफान काजी साहब, इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस के इस केस में रिमार्क्स के बाद आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुश्किलात में कोई इजाफा होता हुआ देख रहे हैं एज फार एज मरकज में इंतखाबात नहीं होता। सिर्फ ये है कि उनको अगर ये सही तरीके से इसको समझ लें सारी मामले को, अगर उनको इसका अदराक सही तरीके से हो जाए, जो कि मुझे यकीन है कि वो जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके साथ बड़ी अच्छी टीम है और वो बिल्कुल इसको बारीक बीनी से समझेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन इससे इम्प्रूव कैसे होती है, वो तो वही फैसला है ना 14 मई का, जिसको इलेक्शन कमीशन ने पहले ही नहीं माना। तो रिव्यू अगर डिसमिस हो गया तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसको अब मान लेगा। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन को रिव्यू फाइल ही नहीं करना चाहिए था। तो इन एनी केस इस फैसले की मेरे नजदीक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा इरफान काजी साहब, इसमें जो रिमार्क्स आए हैं कि वो ये कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी आइन देता है, इख्तियार नहीं, और इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं है, जिम्मेदारी है। और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। तो अब मरकज में जब इंतखाबात की तारीख देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो आपको लगता है कि काफ़ी प्रेशर ये होगा, बाउंड होंगे कि 90 रोज से आगे ना जाएं, बावजूद इसके कि डीलिमिटेशंस वाला एक मामला है? देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस चीज को मान लें कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है इलेक्शन कराना और उनका इख्तियार नहीं है, तो इस चीज को भी हम मान लेते हैं। लेकिन जहां उनकी जिम्मेवारी इलेक्शन कराना है, वहां पे उनकी ये भी जिम्मेवारी है कि आइन के तमाम प्रोविजंस देखें और हकायक को देखते हुए जो सबसे सही वक्त है, जो प्रैक्टिकल टाइम है, उसके अंदर इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन की बात की गई है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकती हैं जिसमें कि उनके लिए फीजिबल ना हो इलेक्शन कराना। तो फिर भी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा। सर, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, अब इस पे अपना इसको क्लियर कर दीजिएगा इस पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत बात हो रही है कि एक तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम है, अब तरमीम अपनी जगह पे है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पर है, जिसकी बात सदर मुमलिकत कर रहे हैं, आर्टिकल 48 क्लॉज 5, तो वो सुप्रीम है, वो उसकी मानी जाएगी या फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम को पेश नजर रखा जाएगा? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सुप्रीम है, उसके मुताबिक सबको काम करना है। सदर मुमलिकत ने जो चिट्ठी लिखी है वो इस मुगालते में लिखी है कि वो समझते हैं कि डेट उन्होंने देनी है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो तहलील हुई है आखिरी, वो वजीर आजम के मशवरे से तहलील हुई है और ये सदर की स्वाबदीद में तहलील नहीं हुई। और जो तहलील सदर की स्वाबदीद में ना हो वो उसमें डेट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सदर जो तहलील करते हैं वो करते हैं अपनी स्वाबदीद में आर्टिकल 48(2) के नीचे, सॉरी 48(5) क्लॉज 5 है 58(2) के नीचे सदर तहलील करते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लॉज 5 है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जहाँ पे वो डेट अपॉइंट करेंगे, वो डेट अपॉइंट करेंगे उन केसेस में जहां पे के सदर डिसॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पे एक नॉन अब्स्टेंटिव क्लॉज आ जाती है जहां लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, और क्लॉज 1 में वो डिसोल्यूशन आती है जो कि वजीर आला एडवाइस करते हैं। तो लिहाजा वो डिसोल्यूशन जो वजीर आला एडवाइस करते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया ये डेट वाले प्रोविजन से। तो सदर का काम डेट देना नहीं है, उनके जो जिन लोगों ने उनको मशवरा दिया सदर को, उनको भी सारी प्रोविजन की समझ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल ही नहीं पता चला इस सारे प्रोविजन का, और इसीलिए अगर इतना सुप्रीम कोर्ट मजबूत है तो करा लेता ना इलेक्शन 14 मई को। 14 मई को तो इलेक्शन हुए नहीं है, तो मेरा ख्याल है इस फैसले की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। अच्छा, लास्टली इरफान काजी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस कर सकता है या तारीख दे सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये दावा कर रहे हैं जो आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके आए? मेरा नहीं ख्याल कि उनको करना चाहिए, उनको मजबूत असाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को खुद देखेगा। उसको जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तस्वीर की है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो देखें कि आइन क्या कहता है। उनको सुप्रीम कोर्ट के ताबे इस मामला में वो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही उनका बॉस बन गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उनका बॉस नहीं बन सकता इन मामलों में, जबकि
इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कराने का फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब you. आपके वक्त के लिए। साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम इस वक्त हालत जंग में है। इस ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। इम्कान पैदा हुआ है कि बिजली के बिलों में इजाफे पर अवामी एहतजाज शायद रंग ले आए, क्योंकि निगरां वजीर आजम से मंसूब ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि शायद बिजली के बिलों में इजाफे पर आइंदा 48 घंटों में अवाम को कोई रिलीफ फराहम किया जाए। अब ये कितना प्रैक्टिकल होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इत्तलात है कि रुपए की कदर में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफे की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम पर लेवी बरकरार रखने की तजवीज़ है और कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना निगरां वज़ीर आज़म की मुशावरत से देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज़ के लिए किया जा सकता है और यह सवाल यह है कि हुकूमत अवामी गम और गुस्से के बावजूद ये इंतहाई कदम लेने पर कैसे और क्यों मजबूर होगी। अगर आदाद शुमार का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि मुख्तसर अरसे के दौरान डॉलर की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफा हो चुका है। इसलिए 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का वाहिद अंसर एक्सचेंज रेट होगा और इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद हो रही हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में WTI क्रूड ऑयल $82 फी बैरल जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 फी बैरल पर मौजूद है और शरह मुबादला के हिसाब से अब कोई चांस दिखाई नहीं देता कि पेट्रोल की कीमत बढ़े ना बल्कि कम हो जाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी इस वक्त नविश्ता दीवार दिखाई दे रही है और ये भी होता है और बिजली में भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो आवाम तो ये कहने पर हक बजानिब होंगे कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा। तो मैंने प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।